हेलो व्यूअर्स, आज हम कक्षा 9वीं के भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वार्षिक परीक्षा के लिए भी है। तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में भूगोल में अध्याय 1 से लगाकर अध्याय 4 तक आने वाले हैं। अध्याय 1 से अध्याय 4 तक का कोर्स आपके भूगोल विषय में है अर्धवार्षिक परीक्षा का। तो शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और इसके पहले हमने हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न और अर्थशास्त्र विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनाए हैं। यदि आपने नहीं देखे हो तो चैनल पर देख सकते हो। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानक समय से आप क्या समझते हैं? मानक समय से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है भारत का देशांतरीय विस्तार। यहाँ पे देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 कला पूर्व से 97 डिग्री 25 कला पूर्वी देशांतर के मध्य लगभग 30 डिग्री स्थित है। इतना अधिक देशांतरीय विस्तार भारत के पूर्वी और पश्चिमी भाग में 2 घंटे का समयांतर उत्पन्न करता है। ठीक है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी भाग में 2 घंटे का समयांतर उत्पन्न करता है। संपूर्ण भारत के लिए एक समय जोन निर्धारित करने के लिए भारत की मध्य देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 कला पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक याम्योत्तर निर्धारित किया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व समझाइए। तो इसका उत्तर है भारत विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। केंद्रीय स्थिति के निम्न महत्व है। तो इसका पहला पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों का केंद्र। केंद्रीय स्थिति होने के कारण भारत जो है अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों का केंद्र है। दूसरा है हिंद महासागर के शीर्ष में स्थित होने के कारण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों से जुड़ा है। तीसरा है प्राकृतिक बंदरगाहों की सुविधा। और चौथा अंतरराष्ट्रीय वायु मार्गों का संगम स्थल है। तो इस प्रकार एक के महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपने भूगोल विषय के प्रश्नोत्तर नहीं लिखे अपनी कॉपी में तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान की प्लेलिस्ट में देख सकते हो, जिसमें कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के चारों विषय के प्रश्नोत्तर दे रखे हैं। बहुत ही सरल भाषा में है जिससे कि आप आसानी से उनको याद कर सकते हो। इसके बाद है अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। भारतीय भू आकृति विभागों के नाम लिखिए या भारत के जो है भौतिक विभाग के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रवाल से आप क्या समझते हैं? प्रवाल के प्रकार लिखिए। तो इसका उत्तर होगा प्रवाल कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी है जो समुद्रों में समूह में रहते हैं। प्रवाल के प्रकार है प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, हिमालय पर्वत के अंतर्गत महान हिमालय को समझाइए। तो इसका उत्तर होगा हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी भाग की पर्वत श्रेणियां महान हिमालय कहलाती है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर के लगभग है। इसमें हिमालय के प्रमुख शिखर स्थित है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बांगर एवं खादर से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा बांगर पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित उच्च आकार के भूस्थल को बांगर कहते हैं। ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँचता है। तो बांगर क्या होता है? पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित उच्च आकार के भूस्थल को बांगर कहते हैं और ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँचता। इसके बाद है खादर, बाढ़ की नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचले मैदानों को खादर कहते हैं। तो इस प्रकार बांगर और खादर में अंतर है। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, भावर और तराई प्रदेश का वर्णन कीजिए। भावर और तराई प्रदेश का वर्णन कीजिए। तो भावर है हिमालय की नदियां पर्वतों के नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुट्टिका कंकर पत्थर का निक्षेप करती है। मतलब वहाँ पे कंकर पत्थर जम जाते हैं, उसे गुट्टिका कहा जाता है और इसे भाबर कहते हैं। इस पट्टी में सरिताएं विलुप्त हो जाती है। सरिताएं मतलब नदियां विलुप्त हो जाती है। इसके बाद है तराई, भावर की पट्टी के दक्षिण में सरिताएं पुनः निकल जाती है। यहाँ नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है।
ऐसे प्रदेश को तराई प्रदेश कहते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान, चौड़ा और समतल है, और पश्चिमी घाट के तथा समुद्र के किनारे संकीर्ण मैदान है। पश्चिमी घाट के तथा समुद्र के किनारे संकीर्ण मैदान है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, तट को उत्तर में उत्तरी सरकार तट तथा दक्षिण भाग में कोरोमंडल कहा जाता है। इसी प्रकार पश्चिमी तटीय मैदान है, तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट, मध्य को कन्नड़ का मैदान, मालाबार तट कहते हैं। तीसरा है, पूर्वी तट की प्रमुख नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है, जो विशाल डेल्टा बनाती है। इसी प्रकार पश्चिमी तटीय मैदान में है माही, सरस्वती, नर्मदा एवं ताप्ती प्रमुख नदियां है। ठीक है, प्रमुख नदियां है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, भारत को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है, किसी एक का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, भारत के प्रमुख भौतिक विभाग निम्नलिखित है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो यहाँ पे हिमालय पर्वत का वर्णन किया गया है। भारत उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय पर्वत है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैले हैं। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह अर्धवृत्त रूप में 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले हैं। इनकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इस पर्वत श्रृंखला के बीच कुछ महत्वपूर्ण घाटियां देहरादून, कोटलीदून और पाटलीदून है। पूर्वांचल में पटकुई, नागा, मिजोर, मणिपुर पहाड़ियां है। तो इस प्रकार हमने हिमालय पर्वत का वर्णन कर दिया और भारत के जो भौतिक विभाग कितने भौतिक विभागों में बांटा गया यह भी बता दिया। इसके बाद अध्याय 3 है अपवाह। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, सिंधु नदी तंत्र को समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। सिंधु की सहायक नदियां सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब है। अंत में यह नदी कराची के पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, तो इसको आपको विस्तृत रूप से लिखना है। तो यहाँ पर यदि ये प्रश्न 5 अंक का आता तो आपको और विस्तृत लिखना पड़ेगा। तो इस अध्याय के भी सारे प्रश्नोत्तर चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, आप आसानी से देख सकते हो और लिखकर याद कर सकते हो। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, हिमालय तथा प्रायद्वीप नदियों की तुलना कीजिए। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों में अंतर अब हम बताएंगे। तो इसमें पहला अंतर है, ये हिमाच्छादित प्रदेशों से निकलती है, जिसके कारण ये सदावाहिनी होती है। और प्रायद्वीपीय पठार में है, ये पर्वत या पठारों से निकलती है, अतः इनमें वर्ष भर जल नहीं रहता। सदावाहिनी रहती मतलब पूरे वर्ष ये रहती है, नदियों में पानी रहता है और इनमें वर्ष भर में कुछ ही समय जल रहता, कुछ समय नहीं भी रहता है। इसके बाद दूसरा है, इसका अपवाह क्षेत्र बहुत बड़ा है, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र, और इसमें आएगा इसका अपवाह क्षेत्र बहुत छोटा है। तीसरा पॉइंट है, सिंचाई एवं जहाज रानी के लिए उपयुक्त है, और प्रायद्वीप की नदियां जो है ऊंचा नीचा भाग होने के कारण यहाँ जल विद्युत उत्पादन होता है। इसके बाद चौथा अंतर है, नदियों के तटों पर व्यापारिक नगर बसे हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों के तटों पर व्यापारिक नगर बसे हैं, और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों के तटों पर बड़े नगरों का अभाव है, बड़े नगर नहीं बसे। तो इस प्रकार इन दोनों में अंतर है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, नदी प्रदूषण को विस्तार से समझाइए। नदी प्रदूषण, तो इसका उत्तर होगा, उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे के मिलने से नदी का जल प्रदूषण होता है। नदी प्रदूषण कम करने के उपाय, तो इसमें नदी प्रदूषण कम करने के उपाय हैं, प्रदूषण के निराकरण हेतु सरकारी योजनाएं बनानी चाहिए। दूसरा, औद्योगिक कचरे पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सीवेज जल का परिष्करण करना चाहिए। नदियों की सफाई करनी चाहिए और नदी प्रदूषण हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। अगला अध्याय 4 है जलवायु। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देख लेते हैं। तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है? कारण बताओ में प्रश्न आ सकता है कि तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है। तो इसका उत्तर होगा, शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कम ताप के कारण अधिक वायु दाब के केंद्र बनने से,
ठीक है। अधिक वायुदाब के केंद्र बनने से हवाएं दक्षिण पूर्व की ओर चलने लगती है। जब ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है तो नमी धारण कर तमिलनाडु में शीतकाल में वर्षा करती है। दूसरा है, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, वर्षा की अनिश्चितताएं एवं वर्षा का असमान वितरण कृषि चक्र एवं मानव जीवन को प्रभावित करती है। इसी कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, क्योंकि वर्षा का असमान वितरण होता है, कृषि चक्र और मानव जीवन को वर्षा प्रभावित करती है। वर्षा समय पे होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम क्या है? तो इसका उत्तर होगा, यह एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सबसे स्थिर मध्य अक्षांशी एवं उपोष्ण कटिबंध की जेट हवाएं होती है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, एल नीनो से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा, ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा की उत्पत्ति को एल नीनो का नाम दिया गया है। एल नीनो की उत्पत्ति स्पेनिश शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बच्चा तथा जो बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। यह धारा क्रिसमस के समय चलना प्रारंभ होती है तथा समुद्र के तापमान को बढ़ा देती है। ठीक है, तो एल नीनो जो है ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा की उत्पत्ति जो है उसको एल नीनो नाम दिया गया है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, भारतीय मानसून को एकता का परिचायक क्यों कहा जाता है? यदि ये प्रश्न 5 नंबर में आता है तो आपको इसका बड़ा उत्तर लिखना पड़ेगा। और जो जलवायु के प्रश्नोत्तर जब हमने बनाए थे तो उसमें इसका बड़ा उत्तर है 5 नंबर के लिए। तो 4 नंबर और 5 नंबर में आपको इसका बड़ा उत्तर लिखना होगा। यदि ये 2 नंबर में आता तो आप एक छोटा आंसर लिख सकते हो। और यदि आपके पास इस पाठ के प्रश्नोत्तर नहीं है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान, उसमें सारे पाठ के प्रश्नोत्तर आपको मिल जाएंगे आसान भाषा में। तो इसका उत्तर होगा, मानसून हवाओं की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन होता है। ठीक है, भारतीय मानसून को एकता का परिचायक क्यों कहा जाता है? भारतीय मानसून को एकता का परिचायक क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, मानसून हवाओं की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन होता है। दूसरा है, संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, कृषि चक्र, मानव जीवन तथा त्योहार, ठीक है, यहाँ पे आएगा मानव जीवन तथा त्योहार उत्सव पर मानसून का प्रभाव पड़ता है, जो एकता का परिचायक है। इन सारी प्रक्रियाओं पर मानसून का प्रभाव होता, मानसून के आधार पर ही त्योहार मनाए जाते हैं, क्योंकि मानसून के आधार पर ही फसल पकती है और फसल पकने पर त्योहार मनाए जाते हैं। तो भारत का जो भी मानव जीवन है वो मानसून के ऊपर निर्भर कर रहा है, इसलिए मानसून को एकता का परिचायक कहा जाता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों घटती जाती है? तो इसका उत्तर होगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं उत्तर पूर्व में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों से कराकर सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी भाग में कर देती है और पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। इसलिए उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। इसके बाद जो अगला है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवने और जेट धाराएं। तो इस प्रकार ये इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके साथ एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह भी हम देख लेंगे। मानसून से आप क्या समझते हैं? भारतीय मानसून वर्षा की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है। इसका आशय मौसम या मौसम के अनुसार चलने वाली हवाओं को मानसून हवाएं कहते हैं। भारतीय मानसून वर्षा की विशेषताएं, मानसून का समय जून से प्रारंभ होकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों का होता है। दूसरा है, सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून का भारतीय प्रायद्वीप में आगमन होता है। अगला जो है, मानसून पवनों की शाखाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों परस्पर गंगा के मैदान में आपस में मिल जाती है। और चौथा है, भारत में मानसूनी वर्षा का समय निश्चित नहीं होता है, कभी समय से पूर्व कभी समय पर नहीं होती है।
कभी तो समय से पूर्व वर्षा हो जाती है और कभी समय पर नहीं होती। इस प्रकार ये मानसून की विशेषताएं हैं। और यह हमने अध्याय 4 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है, जो कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।